दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ आई स्टडी IAS में आपका स्वागत है। आज हम लोग राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ के BEd सेकंड सेमेस्टर एग्ज़ाम 2023 जो 21 जून 2023 को एग्ज़ाम होने जा रहा है तथा साथ ही आगरा यूनिवर्सिटी का जो BEd फर्स्ट ईयर BD 103 री एग्ज़ाम 2022-23 होने जा रहा है, उसके लिए पेपर 201 अर्थात शिक्षण एवं अधिगम के परिप्रेक्ष्य या टीचिंग एंड लर्निंग पर्सपेक्टिव का यूनिट 3 व्यक्तिगत शिक्षार्थियों में अंतर का प्रैक्टिस सेट 4 हल करेंगे। इसके टॉप 75 अति महत्वपूर्ण प्रश्न हल करेंगे। यहाँ से निश्चित रूप से एग्जाम में प्रश्नों के सेम टू सेम आने की संभावना है, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। पहले यूनिट वाइज, उसके बाद फुल प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। यह पेपर 80 अंक का होगा। 75 प्रश्न राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी में दिया रहेगा और आगरा यूनिवर्सिटी में 100 प्रश्न दिया रहेगा। 50 प्रश्न हल करना होगा आप लोगों को, अर्थात एक प्रश्न 1.6 अंक का होगा और समय 1 घंटे 30 मिनट अर्थात 90 मिनट का होगा। इस पेपर में पास होने के लिए आप लोगों को कम से कम 32 अंक प्राप्त करना होगा, अर्थात 20 प्रश्न सही करना होगा। दोस्तों, प्रश्नों पर आएँ, लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पेपर 201 अर्थात शिक्षण एवं अधिगम के परिप्रेक्ष्य, आप लोग ध्यान रखना, जो आगरा यूनिवर्सिटी है उसमें यह पेपर BD 103 है। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी जो है उसमें BEd सेकंड सेमेस्टर में BD 201 है और आगरा यूनिवर्सिटी में BEd फर्स्ट ईयर में यह BD 103 है। तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। BD 103 में क्या नाम है उसका? अधिगम एवं शिक्षण अर्थात लर्निंग एंड टीचिंग। तो इसका यूनिट 3 व्यक्तिगत शिक्षार्थियों में अंतर, इसका हम लोग पार्ट 1 देखेंगे। थोड़ा सा इसको हम लोग 2 पार्ट में देखेंगे, बड़ा हो जाता तो आप लोग परेशान हो जाते हैं। तो ठीक है, आइए देखते हैं प्रश्नों को। मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक के अनुसार A बुद्धि अमूर्त है, B बुद्धि मूर्त है, C A व B दोनों, D इनमें से कोई नहीं। तो मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक के अनुसार तो इसका सही जवाब हो जाएगा C, बुद्धि जो है अमूर्त और मूर्त दोनों है। आप लोग ध्यान रखना, थॉर्नडाइक ने बुद्धि के 3 प्रकार बताए हैं। पहला सामाजिक बुद्धि, सोशल इंटेलिजेंट, दूसरा अमूर्त बुद्धि, अब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंट, तीसरा मूर्त बुद्धि, कंक्रीट इंटेलिजेंट। तो आप लोग ध्यान रखना, महत्वपूर्ण है, तीनों पूछ सकता है। अगला प्रश्न है, बुद्धि के एक खंड सिद्धांत के समर्थक हैं। A बिने टर्मन स्टर्न, B बिने गैरेट थॉर्नडाइक, C टर्मन कैटल स्पीयरमैन, D इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, बुद्धि की एक खंड सिद्धांत के समर्थक कौन है? A बिने टर्मन और स्टर्न। ध्यान रखना, एक कारक सिद्धांत का प्रतिपादन फ्रांस के मनोवैज्ञानिक अल्फ्रेड बिने ने किया था, अमेरिका के मनोवैज्ञानिक टर्मन तथा जर्मनी के मनोवैज्ञानिक एबिंगास, साथ ही स्टर्न का नाम लिया जाता है। बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? एक कारक, द्विकारक और 3 कारक, तीनों पता हो जाना चाहिए आपको। तो बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? A बिने, B स्पीयरमैन, C डाल्टन, D इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा B स्पीयरमैन। ध्यान रखना, यूपी टेट में भी 2021 में पूछा गया था ये। तो इस तरह से जो भी प्रश्न है, यूपी टेट के ढेर सारे प्रश्न रिपीट कर देता है। बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत चार्ल्स स्पीयरमैन ने 1923 में अपने सिद्धांत का प्रस्ताव रखा। उनके सिद्धांत के अनुसार बुद्धि में दो कारक होते हैं। कौन कौन से? G और S, जहाँ G जो है सामान्य कारक था, जनरल है, और S जो है विशिष्टता, स्पेशल कारक है। अगला प्रश्न है, बुद्धि के त्रिआयामी सिद्धांत किसने दिया? हम लोग 1 देखे, 2 देखे और आ गया तीसरा त्रिआयामी। तो बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत किसने दिया? A थर्स्टन ने, B गिलफर्ड ने, C थॉर्नडाइक ने, D स्पीयरमैन ने। सही जवाब हो जाएगा इसका B गिलफर्ड ने। JP गिलफर्ड ने
बौद्धिक कारक को एक प्रणाली में व्यवस्थित करने के एक तरीके के रूप में त्रिआयामी सिद्धांत या बुद्धि मॉडल का संरचना विकसित किया। अगला प्रश्न है, बिने साइमन परीक्षण में संशोधन करने वाले हैं। ए टर्मन, बी ड्रेवर, सी मन, डी साइमन। सही जवाब हो जाएगा इसका ए टर्मन। अगला प्रश्न है, जब यह परीक्षण स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में लाया गया तो लुईस टर्मन एक मनोवैज्ञानिक जिन्होंने बिने साइमन स्केल को लिया और इसे मानकीकृत किया, उन्होंने 1911 में इस संशोधन की शुरुआत की और उन्होंने बिने साइमन पैमाने को संशोधित किया। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, बुद्धि पहचानने तथा सीखने की शक्ति है या कथन है। ए गाल्टन, बी टर्मन, सी वर्ट, डी नन। सही जवाब हो जाएगा 6 का ए गाल्टन। बुद्धि पहचानने तथा सीखने की शक्ति है कथन है गाल्टन। बाकी आपको पता ही होगा 5 वाला, बिने साइमन परीक्षण में संशोधन करने वाले कौन थे, हम लोग देख चुके हैं ए टर्मन। अगला प्रश्न है 7 नंबर, बुद्धि सीखने की योग्यता है या कथन है। ए थॉर्नडाइक का, बी टर्मन का, सी बकिंघम का, डी नन का। तो सही जवाब हो जाएगा सी बकिंघम का। आप लोग ध्यान रखना, जो छोटे छोटे कथन होते हैं ज़्यादातर पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, एक बालक की वास्तविक आयु 10 वर्ष तथा मानसिक आयु 13 वर्ष है तो उसकी बुद्धि लब्ध होगी। ध्यान रखना, इसका IQ पूछा है, ठीक है। तो IQ अर्थात बुद्धि लब्ध बराबर क्या होता है, MA/CA, ऐसे याद रखना, इंटू 100। भूलना नहीं, महत्वपूर्ण है। एक क्वेश्चन निश्चित रूप से एक क्या 2-3 क्वेश्चन आएगा। एक तो फुल फॉर्म ही आ जाता है, IQ बराबर क्या होता है, मानसिक आयु अपान वास्तविक आयु इंटू 100, या फिर IQ बराबर क्या हो जाता है, MA/CA इंटू 100। भूलना नहीं, ठीक है, महत्वपूर्ण है, आ सकता है और हर बार पूछा जाता है। तो IQ बराबर MA/CA इंटू 100 होता है। आप मान रख दीजिए, MA का मतलब होता है मानसिक आयु, CA का मतलब होता है वास्तविक आयु। तो आप मान रख दीजिए IQ बराबर MA अर्थात मानसिक आयु कितना है 13 वर्ष, CA अर्थात वास्तविक आयु कितना है 10 वर्ष, इंटू 100 कर दीजिए। एक 0 से 0 काट दीजिए, बचा कितना 13 इंटू 10 अर्थात 13 गुणते 10 बराबर कितना हो जाएगा 130। सही जवाब हो जाएगा इसका बी 130। बहुत ही आसान, आप लोग सीख लीजिए, बहुत ही आसान है और एक प्रश्न पूछा जाता है। मैंने लगा दिया, आप लोग देख लीजिए। बुद्धि लब्ध बराबर क्या होता है, मानसिक आयु अपान वास्तविक आयु इंटू 100। थोड़ा समझ में कम आएगा, सीधा सीधा है, ठीक है। तो मानसिक आयु देख लीजिएगा आप लोग, मानसिक आयु अपान वास्तविक आयु, ठीक है, इंटू 100। तो इस तरह से फार्मूला है। उसके बाद मैंने सेम वही काम किया, मान रख दिया 13/10 इंटू 100 कर दिया, फिर 0 से 0 काट दिया, 13 इंटू 10 130 आ गया। अगला प्रश्न है, बुद्धि की प्रमुख विशेषता है। ए जन्मजात होती है, बी बुद्धि और ज्ञान में अंतर होता है, सी बुद्धि सीखने की क्षमता है, डी सभी। सही जवाब हो जाएगा डी सभी। आप लोग ध्यान रखना, बुक और मॉडल पेपर को अच्छे से स्टडी कीजिए, उसके बाद आप लोग टेस्ट दीजिए, देखिए कि कितना तैयार है। अगर आप लोग अच्छे से कर पा रहे हैं तो ठीक है, नहीं कर पा रहे हैं तो पुनः पढ़िए मॉडल पेपर या बुक को, बार बार पढ़िए, क्योंकि जो अपना प्रैक्टिस सेट हल कराने का मेन उद्देश्य रहता है आप लोग अपने लेवल को या अर्थात अपना मूल्यांकन असेसमेंट कर सकें कि आपकी तैयारी है कि नहीं। क्योंकि इस तरह से कोई भी एग्जाम हो, XYZ कोई भी एग्जाम हो, आप सिलेबस के अनुसार पढ़िए और बार बार टेस्ट दीजिए और देखिए कि आपकी तैयारी कहाँ तक है। शायद ये आपको बहुत कम मिलेगा, तो ये टेस्ट मिल रहा है, इसका आप फायदा उठाइए। और आपके बच्चे ये बोलते हैं व्याख्या व्याख्या कीजिए, तो एक्चुअली ये है कि मेरे पास भी टाइम नहीं रहता, तो व्याख्या हम नहीं कर पाएंगे। मैं ये मान के चल रहा हूँ, आप बुक और मॉडल पेपर अच्छे से तैयार कर चुके हैं, अब आप टेस्ट दीजिए। अगर नहीं पढ़ पाए हैं तो पढ़िए और टेस्ट दीजिए बार बार, ठीक है। तो इस तरह से आप कोशिश कीजिए, क्योंकि अपने पास भी समय बहुत कम रहता है। और वीडियो को ध्यान रखना, लाइक और शेयर जरूर कीजिए प्लीज़, इससे आपको नुकसान कुछ नहीं होगा, अपने को मोटिवेशन मिलता है। आप जिस कॉलेज में पढ़ रहे हैं उस कॉलेज के ग्रुप में से शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि व्यू आएगा तभी हम आपसे जुड़े रहेंगे और निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। आप लोग देख भी चुके हैं, या फिर आप जहाँ भी बच्चे आपके परिचित में जो भी, चाहे आगरा यूनिवर्सिटी के हो या फिर राजा महेंद्र प्रताप सिंह के, आप उन्हें जल्द से जल्द शेयर कीजिए। अगर आप आगरा यूनिवर्सिटी में हैं, री एग्जाम देने जा रहे हैं, BD 103 अर्थात अधिगम एवं शिक्षण लर्निंग एंड टीचिंग, उसके लिए भी महत्वपूर्ण है। और राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी में BEd सेकंड सेमेस्टर के एग्जाम देने जा रहे हैं जो 21 जून से हो रहा है, तो उनके लिए भी ये महत्वपूर्ण है।
प्रश्न है, सन 1860 में या किसने सिद्ध किया था कि व्यक्तियों में उच्च बौद्धिक योग्यताएं उनके वंशानुक्रम का परिणाम होती हैं? सही जवाब हो जाएगा 10 का ए, गाल्टन। अगला प्रश्न है, बुद्धि सापेक्ष रूप से नवीन परिस्थितियों में अभियोजन करने की जन्मजात योग्यता है या कथन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, बर्ट का। अगला प्रश्न है, बुद्धि और ज्ञान में अंतर है। ए, बुद्धि जन्मजात होती है, ज्ञान अर्जित होता है। बी, बुद्धि प्रायः एक सी रहती है, ज्ञान में वृद्धि की जा सकती है। सी, जानकारी प्राप्त करना ज्ञान है, ज्ञान को जीवन में प्रयुक्त करना बुद्धि है। डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा इसका डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, स्टैनफोर्ड बिने स्केल का विकास किस देश में किया गया था? महत्वपूर्ण, ध्यान रखना, पूछ सकता हो, पूछा गया है। सही जवाब हो जाएगा इसका 13 का, ध्यान रखना, ए, यूएसए अर्थात अमेरिका में। बिने साइमन परीक्षण का अमेरिकी संस्करण 1916 में स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में टर्मन और मोरिल द्वारा विकसित किया गया था। इसे स्टैनफोर्ड बिने बुद्धि स्केल के रूप में जाना जाता है। तो ध्यान रखना, टर्मन की जगह पे अगर मोरिल रहेगा तो भी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बुद्धिलब्ध अर्थात आईक्यू का आविष्कार किस वैज्ञानिक ने किया? तो ध्यान रखना, बुद्धिलब्ध अर्थात आईक्यू का आविष्कार किस मनोवैज्ञानिक ने किया? ए, बिने ने, बी, टर्मन ने, सी, थॉर्नडाइक ने, डी, स्टैनफोर्ड ने। तो आईक्यू का आविष्कार किसने किया? सही जवाब हो जाएगा इसका, ध्यान रखना, बी, टर्मन ने। टर्मन ने क्या किया था? आईक्यू बराबर MA/CA × 100 दिया था। ठीक है, जो स्टर्न महोदय थे उन्होंने क्या किया था? 100 नहीं दिया था, सिर्फ इतना दिया था। तो बुद्धिलब्ध का आविष्कार मनोवैज्ञानिक किसने किया था? टर्मन ने। बुद्धिलब्ध सूत्र सर्वप्रथम स्टर्न ने दिया था, MA/CA। ध्यान रखना, अगर स्टर्न रहेगा तो स्टर्न हो जाएगा, ठीक है, सही होगा। लेकिन उनका सूत्र अधूरा था, जिसे बाद में टर्मन ने MA/CA × 100 संशोधन किया, इसलिए टर्मन को बुद्धिलब्ध मापन का जनक माना जाता है। टर्मन ने 1916 में परीक्षण को संशोधन किया और बुद्धिलब्ध शब्द के अनुप्रयोग की शुरुआत की। अगला प्रश्न है, देखिए मैंने कहा भी था पूछ सकता है और पूछा भी गया है। तो बुद्धिलब्ध गणना का सूत्र क्या है? बुद्धिलब्ध गणना का क्या सूत्र है? ए, MA/CA, बी, CA/MA × 200, सी, MA/CA × 100, डी, CA/MA × 100। तो ध्यान रखना, इसका सही जवाब हो जाएगा, मैं कई बार बता चुका हूँ, आईक्यू बराबर क्या होता है? MA/CA × 100 अर्थात मानसिक आय उपान वास्तविक आय × 100, आईक्यू बराबर। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा है? सी है, MA/CA × 100। ठीक है, भूलना नहीं, ऊपर भी MA/CA, लेकिन ये सही नहीं है, 100 नहीं है। ठीक है, और ये गलत इसलिए हो जाएगा, 200 है, इसमें क्या है? CA ऊपर कर दिया है। आप लोग कंफ्यूज नहीं होना, इस तरह का प्रश्न निश्चित रूप से पूछा जाएगा। 125 बुद्धिलब्ध वाला किस वर्ग में आएगा? 125 बुद्धिलब्ध अर्थात आईक्यू वाला व्यक्ति किस वर्ग में आएगा? ए, सामान्य बुद्धिलब्ध, बी, उत्कृष्ट बुद्धिलब्ध, सी, प्रखर, डी, प्रतिभाशाली। सही जवाब हो जाएगा सी, प्रखर बुद्धि में आएगा 125। सामान्य किस में आता है? 91 से लगभग 110 तक। ठीक है, और प्रतिभाशाली 140 या 140 प्लस रहता है। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सामान्य कितना रहता है? 90 से या फिर 91 से 110। प्रतिभाशाली 140 प्लस, प्रखर जो है 125। तीनों महत्वपूर्ण है, आप लोग ध्यान रखना, भूलना नहीं। मैंने लिख दिया, आप लोग देख लीजिएगा। IQ 25 से कम है तो महामूर्ख या जड़ से इडियट कहते हैं। अगर 25 से 75 है तो मूढ़, 50 से 75 है तो मूर्ख, 75 से 90 है तो सीमा पर अर्थात अल्पबुद्धि, 90 से 110 है तो औसत सामान्य पूछा जाता है, महत्वपूर्ण है। 110 से 120 है तो अति सामान्य या फिर औसत से अधिक, 120 से 140 है तो बहुत अधिक प्रखर बुद्धि वाला। ठीक है, 140 या 140 से प्लस है, 140 या 140 से प्लस है तो प्रतिभाशाली था, गिफ्टेड, आप जीनियस में आ जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, मानसिक आयु किसी व्यक्ति के द्वारा प्राप्त विकास की सीमा की
वह व्यक्ति है जो उसके कार्यों द्वारा की जाती है तथा किसी आयु विशेष उसकी अपेक्षा होती है। यह कथन है। सही जवाब हो जाएगा ए, डॉक्टर भाटिया। भाटिया में कुल कितने उप परीक्षण हैं? A3, B4, C5, D6। महत्वपूर्ण है। सही जवाब हो जाएगा सी, 5 है। भाटिया बैटरी टेस्ट के 5 उप परीक्षण कौन कौन से? क्वास्ट का ब्लॉक डिजाइन परीक्षण, अलेक्जेंडर पास एलांग परीक्षण, पैटर्न ड्राइंग परीक्षण अंकों के लिए अर्थात तत्कालिक स्मृति परीक्षण, चित्र निर्माण परीक्षण। अगला प्रश्न है, एस जलोटा के साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण 1963 में कुल कितने प्रश्न हैं? A20, B40, C70, D100। सही जवाब हो जाएगा इसका डी, 100। देखिए इस तरह से फिर पूछ लिया, शॉर्टकट में पूछ सकता है और बड़े में पूछ सकता है। बुद्धिलब्ध ज्ञात करने का सूत्र है, तो बुद्धिलब्ध बराबर क्या है? मानसिक आयोपान वास्तविक आय इंटू 100। बी बुद्धि बराबर मानसिक आयोपान वास्तविक आय इंटू 100। सी बुद्धिलब्ध वास्तविक आयोपान मानसिक आय इंटू 100। डी में से कोई नहीं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए। कैसे? बुद्धिलब्ध अर्थात आई क्यू बराबर क्या होता है? मानसिक आयु अपान वास्तविक आयु इंटू 100। मानसिक आयु अर्थात मेंटल एज इंटू अपान वास्तविक आयु अर्थात क्रोनोलॉजिकल एज। ऐसे भी पूछ सकता है। इंटेलिजेंट, ठीक है, आई क्यू बराबर क्या हो जाएगा? मेंटल एज अपान क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। इंग्लिश में भी पूछ सकता है, हिंदी में भी पूछ सकता है, प्लस शॉर्टकट में भी पूछ सकता है। तो तीनों आपको पता होना चाहिए। 100% एक प्रश्न तीनों में से आएगा। आई क्यू बराबर क्या होता है? MA अपान CA इंटू 100। या तो फिर बुद्धिलब्ध बराबर क्या होता है? मानसिक आयु अपान वास्तविक आयु इंटू 100। या फिर आई क्यू बराबर क्या होता है? मेंटल एज अपान क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। तीनों में से कोई एक पूछेगा, पूछेगा ही पूछेगा, तो आपको पता होना चाहिए। देखिए फिर से आ गया एक सवाल, इस सवाल भी पूछेगा। एक बालक की वास्तविक आयु 16 वर्ष है और उसकी मानसिक आयु 20 वर्ष है, तो उसकी बुद्धिलब्ध होगी A 90, B 30, C 125, D 250। तो आप लोग देख सकते हैं आई क्यू बराबर क्या होता है? MA अपान CA अर्थात मानसिक आयु अपान वास्तविक आयु इंटू 100। यहाँ पर मानसिक आयु कितनी दी हुई है? 20 और वास्तविक आयु 16। तो आप देख लीजिए आई क्यू बराबर क्या हो जाएगा? मानसिक आयु अर्थात 20 वर्ष अपान 16 वर्ष इंटू 100 कर दीजिए। आप क्या करिए? 4 से भाग दे दीजिए। 4 चौक 16, 4 पंचे 20, ठीक है। अब 4 से 100 में भाग देंगे, कितना हो जाएगा? 25। कितना हो गया? 25 बराबर 25 गुणते कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 25 इंटू 5 बराबर कितना हो जाएगा? 125। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, 125। बाकी हम लोग हल कर चुके हैं, देख लीजिएगा। बुद्धिलब्ध बराबर मानसिक आयु अपान वास्तविक आयु इंटू 100। तो मानसिक आयु कितना है? 20। वास्तविक आयु कितना है? 16। 100 आप हल करेंगे, 4 से भाग देंगे 5 हो जाएगा यहाँ पर, और भागे कितना हो जाएगा? 4 इंटू 100 कर देंगे, फिर 25 आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा। आप देख लीजिएगा, ठीक है। हम लोग हल कर चुके हैं, तो बार बार वही चीज को मतलब नहीं रहता है। अगला प्रश्न है, 50 से 75 बुद्धिलब्ध बालक किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? मैंने पहले कहा आपको पता होना चाहिए। एक प्रश्न यहाँ से पूछेगा। ए बुद्धिमान, बी मूर्ख बालक, सी तेज बालक, डी जड़ बालक। 50 से 75 बोल रहा है, तो सही जवाब हो जाएगा भाई, इसका ध्यान रखना 22 का, बी मूर्ख बालक होता है, ठीक है। 75 से 25, 50 से 75 जो होते हैं ये मूर्ख बालक होते हैं। बाकी आप देख लीजिएगा, 25 से कम है तो महामूर्ख या जड़, जिसको इडियट कहते हैं, आप लोग कहते हो ना इडियट हो। 25 से 75 मूर्ख, मूढ़। 50 से 75 मूर्ख। 75 से 90 अल्पबुद्धि या सीमा पर, बॉर्डर पर। इसको मैं इसलिए लिखा हूँ, प्रश्न यहाँ से 100% आएगा, आपको पता होना चाहिए। अभी जो बी एड सेकेंडरी की एग्जाम हो रही है, मैंने पता नहीं करवाया, तो उसमें से प्रश्न पूछा गया है। 90 से 110 औसत माना जाता है, सामान्य औसत। 110 से 120 अति सामान्य या औसत से अधिक। 120 से 140 बहुत अधिक या प्रखर बुद्धि वाला। 140 या प्लस प्रतिभाशाली, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रखिएगा, 8 नंबर। सामान्य और प्रतिभाशाली मोस्ट इंपॉर्टेंट। सामान्य कितना रहेगा? 90 से 110। अगला प्रश्न है, अति प्रतिभावान बालक की बुद्धिलब्ध मान है। यहाँ पर प्रतिभाशाली नहीं, अति प्रतिभा।
तो आपको पता होगा 140 से शुरू होना चाहिए पहले, तो ऐसे आप ऐसे ही गेस कर सकते हो। ए 140 से 169, बी 140 से 150, सी 160 से 170 और डी 130 से 140 के मध्य। तो ऑप्शन तो आप निकाल सकते हो। 160 से शुरू नहीं होता है इसलिए गलत हो जाएगा, 130 से शुरू होता है इसलिए गलत हो जाएगा, 140 169 दिया है। तो ध्यान रखना, इसका सही जवाब हो जाएगा ए, 140 से 169 के मध्य। तो 123 का सही जवाब हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, टर्मन के अनुसार प्रतिभाशाली व्यक्ति की बुद्धिलब्ध कितने से अधिक होती है? बता चुका हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट में रखिएगा इसको। सही जवाब हो जाएगा ए, 140 से अधिक। स्टैनफोर्ड बिने अर्थात इसके स्टैनफोर्ड बिने बुद्धि परीक्षा प्रश्न कितने आयु के बच्चों के लिए थे? स्टैनफोर्ड बिने बुद्धि परीक्षा प्रश्न कितनी आयु के बच्चों के लिए थे? ए 3 से 8 वर्ष, बी 3 से 5, सी 6 से 8, डी 9 से 10। सही जवाब हो जाएगा ए, 3 से 8। अगला प्रश्न है, पैटर्न ड्राइंग परीक्षण के प्रतिपादक हैं? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना इसका, बी डॉक्टर भाटिया। महत्वपूर्ण है, भाटिया बैटरी परीक्षण बुद्धि का एक प्रदर्शन परीक्षण है जो सीएम भाटिया द्वारा 1955 में विकसित किया गया। इसमें विभिन्न पैटर्न वाले कार्ड शामिल हैं और बच्चों को पेंसिल उठाए बिना इस पैटर्न को खींचना आवश्यक है। जलोटा टंडन बुद्धि परीक्षा किस विश्वविद्यालय में बनाया गया? ऐसे तो देखो नॉर्मली ये जो थे पंजाब के थे, लेकिन ये बनाया किस विश्वविद्यालय में गया? सही जवाब हो जाएगा 27 का ए, काशी हिंदू विश्वविद्यालय। महत्वपूर्ण, इसे मोस्ट में रखना आ चुका है। अगला प्रश्न है, 1927 में सर्वप्रथम किसने सामूहिक बुद्धि परीक्षाओं के संबंध में सबसे पहले कार्य किया? ए स्किनर, बी राइस, सी जे मुनरो, डी भाटिया। सही जवाब हो जाएगा सी, जे मुनरो। अगला प्रश्न है, टर्मन मैरिल स्केल का नाम किसने रखा? ए बिने ने, बी टर्मन ने, सी साइमन ने, डी स्टैनफोर्ड ने। सही जवाब हो जाएगा बी, टर्मन ने। अगला प्रश्न है, रेविन्स प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स में कितने रूप हैं? ए 3, बी 7, सी 8, डी 9। सही जवाब हो जाएगा ए, 3। रेवन ने परीक्षणों के 3 अलग अलग रूपों, ए मानक प्रगतिशील मैट्रिक एसपीएम में 6 से 80 वर्ष की आयु के औसत व्यक्तियों के लिए उपयुक्त है। दूसरा था रंगीन प्रगतिशील मैट्रिक अर्थात सीपीएम छोटे बच्चों और विशेष समूहों के लिए उपयुक्त है, जिनका एसपीएम पर परीक्षण नहीं किया जा सकता, उनके लिए है। तीसरा है उन्नत प्रगतिशील मैट्रिक अर्थात एपीएम औसत से अधिक किशोरों और वयस्कों के लिए उपयुक्त है। अगला प्रश्न है, 12 से 16 वर्ष के बालक के लिए 12 से 16 वर्ष के बालक के लिए हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया है? सही जवाब हो जाएगा इसका बी, पैटर्न ड्राइंग टेस्ट। अगला प्रश्न था, परीक्षा बैटरी सर्वप्रथम किसने निर्मित की थी? ए कलिंग एवं ड्रेवर ने, बी बिने ने, सी थॉर्नडाइक ने, डी टर्मन ने। सही जवाब हो जाएगा ए, कॉलिंग एवं ड्रेवर ने। अगला प्रश्न है, श्रेणीकता मौलिक परिणाम को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है या कथन है? सही जवाब हो जाएगा इसका सी, क्रो एवं क्रो का। श्रेणीकता मुख्य नवीन रचना या उत्पादक में होती है या कथन है? सही जवाब हो जाएगा सी, ड्रेवर का। अगला प्रश्न है, श्रेणीकता से तात्पर्य है ए या व्यक्ति में नए कार्य करने की क्षमता और विकास शक्ति है, बी अधिगम अभिवृद्धि से है, सी ज्ञानार्जन से है, डी इनमें से कोई नहीं। तो जो इनोवेशन होता है ना, श्रेणीकता होता है, ये इनोवेशन से संबंधित, मतलब नई नई खोज करने से संबंधित है। तो यह व्यक्ति में नए कार्य करने की क्षमता और शक्ति से। अगला प्रश्न है, श्रेणीकता ही है जो व्यक्ति को बनाती है उच्च कोटि का?
ए नेता, बी साहित्यकार, सी अध्यापक, डी अपराधी। सही जवाब हो जाएगा इसका बी साहित्यकार। सृजनता की मुख्य पहचान क्या है? सही जवाब हो जाएगा डी नव सृजन। सृजनता की विशेषता नहीं है। ए मौलिकता, बी नवीनता, सी उपयोगिता, डी केंद्रानुमुखता। सही जवाब हो जाएगा इसका डी केंद्रानुमुखता। अगला प्रश्न है सृजनशील छात्र के गुण हैं। ए ध्यान एवं एकाग्रता, बी समायोजनशीलता, सी उच्च स्तर की विशेष कल्पना शक्ति, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा इसका डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है सृजनता में किस तत्व का योग नहीं है? ए साहचर्य का, बी आदर्शात्मक दक्षता का, सी लोच व निरंतरता का, डी बनावटीपन का। सही जवाब हो जाएगा डी बनावटीपन का। अगला प्रश्न है सृजनता का मुख्य तत्व क्या है? ए मौलिकता, बी सृजनता उत्पादन, सी पुनर्परिभाषीकरण, डी सभी। सही जवाब हो जाएगा डी सभी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत सृजनता के बारे में नहीं है? ए साहचर्यवाद, बी प्रतिष्ठावाद, सी समग्रवाद, डी मनोविश्लेषणवाद। सही जवाब हो जाएगा बी प्रतिष्ठावाद। अगला प्रश्न है सृजनता परीक्षण कितने प्रकार के होते हैं? ए 5, बी 2, सी 3, डी 8। सही जवाब हो जाएगा सी 3। अगला प्रश्न है बाकर मेहदी के शाब्दिक सृजनता चिंतन परीक्षण में कितने शाब्दिक उप परीक्षण हैं? ए 4, बी 8, सी 9, डी 15। सही जवाब हो जाएगा ए 4। बाकर मेहदी के शाब्दिक सृजनात्मक चिंतन परीक्षण में 4 शाब्दिक उप परीक्षण हैं। कौन कौन से? परिणाम परीक्षण, असामान्य प्रयोग परीक्षण, नवीन संबंधों का परीक्षण, परीक्षण सुधार। अगला प्रश्न है बुद्धि एक सामान्य योग्यता है जिसके द्वारा व्यक्ति नई परिस्थितियों में अपने विचारों को जानबूझकर समायोजित कर लेता है। यह कथन है। सही जवाब हो जाएगा 45 का ए स्टर्न का। अगला प्रश्न है हम्बली रिक्वेस्ट है आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए प्लीज़। अपने कॉलेज के ग्रुप दोस्त यार जो भी बीएड कर रहे हैं, क्योंकि व्यू आएगा तभी हम लोग कंटिन्यू चल पाएंगे। प्लस आगरा यूनिवर्सिटी के जो बच्चे री एग्जाम वीडियो 103 देने जा रहे हैं उनके लिए भी यह महत्वपूर्ण है, तो आप लोग देख के जाइएगा। जो सेकंड सेमेस्टर के एग्जाम देने जा रहे हैं राजा महेंद्र प्रताप सिंह का, उनके लिए तो हम लोग कर ही रहे हैं। तो प्रश्न है एक बालक की कालक्रमिक आयु 12 वर्ष तथा मानसिक आयु 15 वर्ष है। यहाँ पर मानसिक आयु कितना है? 15 वर्ष। कालक्रमिक मतलब शारीरिक आयु 12 वर्ष है। तो उसकी बुद्धिलब्ध पूछा है, तो हम लोग देख चुके हैं IQ बराबर क्या होता है MA/CA, अर्थात MA/CA × 100। MA का मतलब क्या हो जाता है? मानसिक आयु। मानसिक आयु कितना है? 15 वर्ष। CA मतलब शारीरिक आयु कितना है? 12 वर्ष × 100 कर दीजिए। यहाँ 3 से भाग दीजिए। 3 चौक कितना हो गया? 12 हो गया। इसमें 5 हो गया, 5/4। अब 4 से इसमें 100 में भाग दो, कितना जाएगा? 25। कितना हो गया? 25 × 5, 5 × 25 बराबर कितना हो जाएगा? 125। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा इसका ए 125। तो आप लोग बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण एक सवाल निश्चित रूप से आएगा। ठीक है, बाकी हमने सरल हल किया है, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, सृजनात्मक बालक के गुण हैं। ए विनोद प्रवृत्ति, बी समायोजनशीलता, सी सौंदर्यात्मक विकास, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है बुद्धि वह शक्ति है जो हमको समस्याओं का समाधान करने और उद्देश्यों को प्राप्त करने की क्षमता देती है। यह कथन है। सही जवाब हो जाएगा इसका बी रायवर्न का। क्रो के अनुसार मंद बुद्धि बालक की बुद्धिलब्ध ... से कम होती है। यहाँ पर मंद बुद्धि बालक की बात कर रहा है। मैंने पहले ही कहा 2-3 प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक सामान्य 90 से 110, प्रतिभाशाली 140 से 140 प्लस। यहाँ क्या पूछा है? मंद बुद्धि बालक की बुद्धिलब्ध कितने से कम होती है?
सही जवाब हो जाएगा ए, 70 से कम होती है। क्रो एवं क्रो के अनुसार जिन बालकों की बुद्धि 70 से कम होती है उनको मंदबुद्धि बालक कहते हैं। बाकी आप लोग देख लीजिए, बार बार वही चीज़ें हैं, हमने लिख दिया है। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट मैंने पहले बताया उसको सामान्य 90 से 110 जो है सामान्य, ये महत्वपूर्ण है। प्लस जो है प्रतिभाशाली 140 से प्लस। ठीक है, अगला प्रश्न है आर्मी अल्फा टेस्ट का निर्माण हुआ है। आर्मी अल्फा टेस्ट का निर्माण में हुआ मतलब किस देश में? ए फ्रांस, बी इंग्लैंड, सी जर्मनी, डी अमेरिका। तो सही जवाब हो जाएगा इसका, ध्यान रखना, डी अमेरिका में। आर्मी अल्फा टेस्ट जो है कहाँ और किस देश में? तो अमेरिका में। आर्मी अल्फा सेना से संबंधित मनोवैज्ञानिक परीक्षण है जिसे प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अमेरिकी सैन्य भर्तियों का मूल्यांकन करने के लिए विकसित किया गया था। रॉबर्ट याक्स और 6 अन्य लोगों ने मिलकर इस परीक्षण का विकास किया। इसे पहली बार 1917 में लागू किया गया था। सन पूछ सकता है, आप लोग ध्यान रखना। अगर आपको PD 201 के प्ले लिस्ट में पहुंचना है तो इस जगह पे आप क्लिक कीजिए, डाटा पहुंच जाएंगे जब आप PDF आपको मिल जाएगी तो। और PDF के लिए नोटिफिकेशन के लिए आप लोग टेलीग्राम और जो भी है व्हाट्सएप दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों पे सबसे ऊपर दिया हुआ है, आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। कौन से शील गुण धारणा को व्यवस्थित करने और बाद में प्राप्त करने की व्याख्या करने के लिए रूपरेखा प्रदान करते हैं? ए मनोविक्षुब्धता, बी केंद्रीय, सी खुलापन, डी बहिर्मुखता। सही जवाब हो जाएगा 51 का बी, केंद्रीय। अगला प्रश्न है डॉट डॉट ऐसे स्कीमा हैं जो व्यक्तित्व लक्षणों के एक समूह को एक सार्थक व्यक्तित्व प्रकार में व्यवस्थित करते हैं। ए संप्रसारण, बी प्रोटोटाइप, सी प्राथमिक प्रभाव, डी नवीनता प्रभाव। सही जवाब हो जाएगा बी, प्रोटोटाइप। अगला प्रश्न है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने दिया है? सही जवाब हो जाएगा ए, फ्रायड, जिसका नाम है सिगमंड फ्रायड। मनोविश्लेषणात्मक डॉट डॉट के अनुसार इदम, अहम तथा परा अहम व्यक्तित्व के घटक हैं। ए युंग, वी फ्रायड, सी एडलर, डी बंडूरा। तो ये जो भी चीज़ें हैं अहम, इदम, परम अहम, ये किसके घटक हैं? सही जवाब हो जाएगा बी, सिगमंड फ्रायड के ही हैं। फ्रायड के मन के भाग, पहला मन का गतिशील पक्ष इदम, अहम, परम अहम, सुपर ईगो इसको बोलते हैं। और मन का स्थलाकृति पक्ष चेतन मन, कॉन्शियस, अर्धचेतन मन, सेमी कॉन्शियस, और तीसरा अचेतन, यूनिकॉर्न। नाम याद रहे, पूछ सकता है। निम्न में से फ्रायड ने किसे अचेतन मन के साथ जोड़ा है? ए पराअहम, बी इदम, सी अहम, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, बी इदम। अगला प्रश्न है अहम निर्देशित होता है ए वास्तविक सिद्धांत द्वारा, बी आदर्शवादी सिद्धांत द्वारा, सी सामान्य सिद्धांत द्वारा, डी सुख के सिद्धांत द्वारा। सही जवाब हो जाएगा ए, वास्तविक सिद्धांत द्वारा। अगला प्रश्न है फ्रायड के अनुसार हमारे मूल्यों का अंतरीकरण डॉट डॉट में होता है। ए इदम, बी पराअहम, सी अहम, डी परिस्थितियों। सही जवाब हो जाएगा बी, पराअहम। अगला प्रश्न है व्यक्तित्व का शील गुण सिद्धांत किसने दिया? सही जवाब हो जाएगा 58 का सी, अल्पोर्ड और कैटल। अगला प्रश्न है फ्रायड ने किन दो मूल प्रवृत्तियों की चर्चा की है? ए जीव, जन्म जीव। फ्रायड ने किन दो मूल प्रवृत्तियों की चर्चा की है? ए जन्म जीवन, बी जीवन प्लस मृत्यु, सी शरीर पर सोना, डी इनमें से कोई नहीं। 59 का सही जवाब हो जाएगा बी, जीवन प्लस मृत्यु। अगला प्रश्न है शरीर रचना सिद्धांत व्यक्तित्व का किसने दिया? सही जवाब हो जाएगा डी, शेल्डन। शरीर रचना सिद्धांत व्यक्तित्व के शरीर रचना सिद्धांत को तैयार करने वाले मनोवैज्ञानिक हिप्पोक्रेटस, गैलन, क्रैसर और शेल्डन प्रमुख हैं। अगला प्रश्न है मांग सिद्धांत किसने दिया? सही जवाब हो जाएगा इसका
ए मैं स्लो। अगला प्रश्न है, प्रश्न लोग हल कर चुके हैं अगले टेस्ट, पिछले वाले टेस्ट में। मुझे बालक दे दीजिए, तुम उसे जैसा बनाना चाहते हो उसे मैं वैसा ही बना दूंगा। यह कथन किसका है? आ चुका है, महत्वपूर्ण है। तो सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग, सी वाटसन का। अगला प्रश्न है, शेल्डन ने व्यक्तित्व के कितने प्रकार बताए हैं? ए 3, बी 4, सी 5, डी 6। सही जवाब हो जाएगा ए 3। शेल्डन ने 3 प्रकार के व्यक्तित्व बताए हैं। ए एंडोमार्फिक, इस प्रकार के शारीरिक गठन वाले व्यक्ति गोल मटोल तथा नरम होते हैं। दूसरा मेसोमॉर्फिक, ऐसे व्यक्ति गठीले तथा मजबूत शरीर वाले होते हैं। एक्टोमॉर्फिक, इस प्रकार के गठन वाले व्यक्ति दुबले पतले तथा कमजोर शरीर वाले होते हैं। अगला प्रश्न है, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी तथा उभयमुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया? ए शेल्डन, बी यूंग तथा जुंग, सी फ्रॉयड, डी पियाजे। सही जवाब हो जाएगा इसका बी, यूंग या जुंग, जो भी आप चाहें कह सकते हैं। अगला प्रश्न है, चिंतन के आधार पर व्यक्तित्व को थॉर्नडाइक ने कितने भागों में बांटा है? ए 6, बी 4, सी 8, डी 3। सही जवाब हो जाएगा इसका डी 3। थॉर्नडाइक का चिंतन के आधारित व्यक्तित्व का वर्गीकरण सूक्ष्म विचारक, प्रत्यक्ष विचारक, स्थूल विचारक। 16 पीएफ प्रश्नावली डॉट डॉट द्वारा बनाई, मतलब किसके द्वारा बनाई गई है? ए अल्फोर्ड, बी शेल्डन, सी क्रेमचर, डी कैटल। सही जवाब हो जाएगा इसका डी कैटल। कैटल के व्यक्तित्व कारकों को 16 व्यक्तित्व कारक प्रश्नावली में सम्मिलित किया गया, जो आज शिक्षा में व्यावसायिक परामर्श के लिए व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। व्यवसाय में इसका उपयोग कर्मियों के चयन में किया जाता है, विशेष रूप से प्रबंधकों को चुनने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, 16 पीएफ का प्रयोग किसके मापन हेतु किया जाता है? ए संयोजकता, बी अभिरुचि, सी व्यक्तित्व, डी दबाव। सही जवाब हो जाएगा इसका सी व्यक्तित्व। 16 पीएफ अर्थात 16 व्यक्तित्व कारक है। यह एक आत्मा विवरण व्यक्तित्व परीक्षण है। निम्न में से किस विकार को ट्राइसोमी 21 के नाम से जाना जाता है? ए टर्नर सिंड्रोम, बी डाउन सिंड्रोम या सिंड्रोम इसमें रहना चाहिए, सी सिकल सेल और डी क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 68 का बी, डाउन सिंड्रोम रहेगा यहाँ। अगला प्रश्न है, डाउन सिंड्रोम एक आनुवांशिक विकार है जिसमें बच्चे अपना 21वें गुणसूत्र का एक्स्ट्रा कॉपी के साथ पैदा होते हैं, इसलिए इस बीमारी को ट्राइसोमी 21 के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, मानसिक स्वास्थ्य के नियमों को खोजना और उन्हें बनाए रखना अध्ययन का केंद्र बिंदु है। ए सैफल, बी हेडफील्ड, सी ड्रेवर, डी टैडल। सही जवाब हो जाएगा सी ड्रेवर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हमारे इंद्रिय सुख की इच्छाओं का भंडार गृह है? ए पराहम, बी अहम, सी सूक्ष्म अहम, डी इदम। सही जवाब हो जाएगा 70 का डी इदम। अगला प्रश्न है, अंतर्मुखी व्यक्तित्व के लोग रुचि रखते हैं ए सामाजिक कार्यों में, बी मित्रों में, सी स्वयं में, डी पार्टियों में। सही जवाब हो जाएगा सी, अंतर्मुखी जो व्यक्तित्व होते हैं ये स्वयं में रुचि रखते हैं। अगला प्रश्न है, हमारी रिक्वेस्ट है आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक जरूर कीजिए अपने कॉलेज के ग्रुप में, या फिर जो भी बच्चे आपके परिचित में बीएड कर रहे हैं प्लीज़ उन्हें शेयर कीजिए। प्रश्न है, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण में निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री का उपयोग किया जाता है? सही जवाब हो जाएगा बी चित्र। अगला प्रश्न है, पलायन की मूल प्रवृत्ति से निम्नलिखित में से कौन सा संवेग संबंधित है? ए क्रोध, बी दुख, सी भय, डी आश्चर्य। पलायन की यहाँ मूल प्रवृत्ति पूछ रहा है। सही जवाब हो जाएगा 73 का, नॉर्मल, बहुत ही सरल है, सी भय। अगर आप पलायन कर रहे हैं जाहिर बात आप भय के कारण करेंगे, दुख वगैरह हो सकता कुछ कारण हो, बट सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें भय।
अत्यधिक वाचाल, प्रसन्नचित्त और सामाजिक प्रवृत्ति के व्यक्तित्व को युंग ने नाम दिया? ए बहिर्मुखी, बी अंतर्मुखी, सी स्नायु विहित, डी स्थिर। सही जवाब हो जाएगा इसका ए, बहिर्मुखी। अगला प्रश्न है, सेल्डन ने व्यक्तित्व को किस आधार पर वर्गीकृत किया? ए शारीरिक संरचना, बी शील गुण, सी त्वचा एवं बालों के रंग, डी सामाजिक। सेल्डन ने व्यक्तित्व को किस आधार पर वर्गीकृत किया? सही जवाब हो जाएगा इसका 75 का ए, शारीरिक संरचना। सेल्डन ने व्यक्तित्व की व्याख्या के लिए जैविक आधार को महत्वपूर्ण माना है, अर्थात मानवीय व्यक्तित्व की जड़ें उसके शारीरिक संरचना तथा शरीर के विभिन्न संस्थानों की क्रियाविधि में निहित है। तो आप लोग ध्यान रखना, एबीडी 201 अर्थात शिक्षण एवं अधिगम के परिपेक्ष, इसका यूनिट 3 था, पार्ट 1। इसका हम लोग पार्ट 2 देखेंगे शायद कल ही, ठीक है, क्योंकि यूनिट 2 जो भी हम लोग थोड़ा छोटा छोटा करके देखेंगे तो अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए भी। तो आप लोग बुक और मॉडल पेपर को अच्छे से पढ़ते रहिए और बार बार टेस्ट दीजिए। अगर आपको लगता है कि आपकी तैयारी होगी तो आप टेस्ट दीजिए, देखिए आपका हुआ है कि नहीं। कम हो रहा है इसका मतलब आपको फिर पढ़ने की ज़रूरत है। तो बार बार आप पढ़िए, बार बार टेस्ट दीजिए। किसी भी एग्जाम का जो मूल सबसे अच्छा अंक प्राप्त करने का जो तरीका है यही है, ISPCS किसी भी एग्जाम का बार बार आप टेस्ट दीजिए। अगर आप टेस्ट नहीं देते निश्चित रूप से अपने आप मूल्यांकन नहीं कर पाएंगे। तो आपको टेस्ट देने का शायद कहीं मौका मिलेगा, इसलिए हमने ये चीज़ प्रैक्टिस सेशन में लोग हल कर रहे हैं। तो आप लोग बार बार टेस्ट दीजिए, आपको निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा लाभ होगा। दोस्तों, बुक और मॉडल पेपर को बार बार एक शब्द कह रहा हूँ, अच्छे से पढ़िए। अभी समय है कि नहीं बुक खरीद लीजिए, हमेशा आपको काम देगा, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पर टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया, आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, ग्रुप से जुड़ जाइए, जिससे आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, हमने रिक्वेस्ट है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।